हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद हम लोग फिर मिले। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और उस दौरान अपनी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, कुछ शॉर्ट्स मैंने आपके लिए जारी किए थे जिसमें मैंने पॉली फोर्सेस की बात की थी और मैंने कमाल का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था, पॉलीज के बारे में बताया था। फिर हम लोगों ने इंट्रोपी की चर्चा की थी, एक वीडियो में मैंने इंट्रोपी के बारे में बताया और हाल फिलहाल में मैंने मेटास्टेबल स्टेट के बारे में बताया है। दोस्तों, वो शॉर्ट के फॉर्म में मैंने आपको बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट दिया है। सो प्लीज, इसीलिए मैंने दिया है सो दैट कि आप बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बहुत कम समय में समझ पाएं और आप उसे बहुत आसानी से शेयर भी कर पाएं। तो प्लीज उसे शेयर जरूर करना। वो पॉली वाला कॉन्सेप्ट, इंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट अपने आप में भयंकर कमाल है। चलिए दोस्तों, अब थ्योरी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और अपने उसी फॉर्म में चलते हुए, मैंने डायरेक्ट और कॉन्जुगेट एडिशंस की चर्चाएं की थी। चलिए उन चर्चाओं को और आगे बढ़ाया जाए, उस चर्चा के बाजार को और गर्म किया जाए। शुरुआत करते हैं फिर से। डायरेक्ट एडिशन की मैंने चर्चा की थी, डायरेक्ट और कॉन्जुगेट एडिशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स पर। ये वो सिस्टम्स हैं जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डायरेक्ट एडिशन हम लोग सीख चुके थे। डायरेक्ट एडिशन में सीधे 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 इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कब होंगे, किन कंडीशंस पर, किन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर अटैक को, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट करेंगे। ये वाले फैक्टर्स तो हम लोग सीख चुके हैं, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। मैं वो फैक्टर्स दोबारा आपके सामने अभी रख दूंगा, आप घबराइए मत। बिल्कुल, आप तो दिल थाम के बैठ जाइए और चाय की चुस्की लेते हुए खेल खेलते हैं अपन दोबारा। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक 1-2 एडिशन हम लोग, डायरेक्ट एडिशन हम लोग सीख चुके थे, जिसका मैंने नाम दिया था काइनेटिक प्रोडक्ट। ये काइनेटिक कंट्रोल में होते हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं। इसका मैंने, इसके फैक्टर्स भी मैंने आपको बताए थे और इसके कारण भी मैंने आपको बताए थे, किन किन वजहों से 1-2 एडिशन डोमिनेट करेगी, 1-2 एडिशन प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट होगा, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, कौन कौन फैक्टर ये डिसाइड करते हैं, कौन कौन फैक्टर ये चलाते हैं 1-2 एडिशन। ये मैं डिस्कस कर चुका था, मैं फिर से आपको दिखा दूंगा। और आज हम लोग जो अपने आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा 1-4 एडिशन, 1-4 एडिशन। इसकी भी थोड़ी सी चर्चा मैंने उस दिन कर दी थी, इसकी थोड़ी सी चर्चा अपन ने कर दी है, इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने कर दी। अभी 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 मैं बताऊंगा कहां मैंने इसकी चर्चा की है, कैसे हमने चर्चा की थी, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन आज अपने चर्चा का मुख्य विषय 1-4 एडिशन होगा। कौन से फैक्टर हैं जो 1-4 एडिशन को फेवर करते हैं, आज अपन इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग 1-2 में क्या क्या सीखे थे, 1-2 में डायरेक्ट अटैक में हम क्या क्या सीखे थे, कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जो 1-2 को फेवर करते थे। तो उसमें सबसे पहला था नेचर ऑफ एम। जो कार्बोनिल के जस्ट बगल में ये एम ग्रुप लगा है ना, इसका नेचर बहुत कुछ कहता है। यही यही इस पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर डेफिशिएंसी बढ़ाने में या कम करने में रोल प्ले करता है अपना, या तो प्लस एम इफेक्ट लगा के, माइनस एम इफेक्ट लगा के, या फिर माइनस आई इफेक्ट लगा के, माइनस आर इफेक्ट लगा के। ये सब अपन चर्चा कर चुके थे, ये चर्चा अपन कर चुके हैं ये अपन चर्चा कर चुके हैं कि कार्बोनिल कार्बन जिस पर डायरेक्ट अटैक होते हैं वो कितना डेफिशिएंट होगा या फिर कितना रिच होगा, वो डिपेंड करता है एम के नेचर पे। ये अपन चर्चा कर चुके थे, एम पे डिपेंड करता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे तो कमाल का खेल मैंने आपको बताया था, मैंने चर्चा की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल कार्बन जो होता है ना, कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बेहद ज्यादा होती है, यहां तो बेहद कम छोटी सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, ये मैंने आपको बताया था। और क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इसे डेफिशिएंट बनाएगा। और क्योंकि यहां पर डेफिशिएंसी ज्यादा है तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल के साथ इस कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कमाल का होगा, जो कि फेवर करता है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट को। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या है, क्या है न्यूक्लियोफाइल का नेचर, क्योंकि मैंने यहां पे डिस्कस किया था, यहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि ये वाले जो कार्बोनिल कार्बन सेंटर है ना, ये वाला, ये हार्ड सेंटर है, हार्ड।
और ये वाला जो है ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो फिर ऐसे में जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे वो उस हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करना चाहेंगे, और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे या जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक डोनेटिंग साइट होंगी वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करेंगी। ये भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसमें हमने वो चर्चाएं नहीं की थी, मतलब इसके एग्जाम्पल अपन ने अभी नहीं देखे, एग्जाम्पल अपन अभी देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे कौन कौन से हैं। जिसमें मैंने कुछ तो आपको बताए थे, वो मैंने आपको यहां बताए थे, जो इरिवर्सिबली ऐड होते हैं। उसमें कौन था, उसमें CH3 नेगेटिव टाइप के मिथाइल कार्बेनाइन टाइप के जो होते हैं, जिसपे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि किसी भी तरीके से स्टेबलाइज नहीं होते, उसमें वो मैंने चर्चाएं यहां पर की थी। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होंगे R नेगेटिव, H नेगेटिव, इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो डायरेक्ट एडिशन को फेवर करेंगे, तुरंत डायरेक्ट एडिशंस। तो इसकी अपन ने चर्चा नहीं की, इसकी अपन चर्चा अलग से करेंगे, इसका एक टेबल मैं बनवाऊंगा आपसे। अरे मैंने तो चर्चा केवल यही की थी, केवल यही बताया था कि ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेंगे, पसंद करेंगे उसे HSAB प्रिंसिपल के मुताबिक, और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद करते हैं। यही मैंने बताया था। अभी तक मैंने इनकी लिस्ट जारी नहीं की थी, ये वाला तो मैंने यहां पर डिस्कस किया है। इसकी एक मैं छोटी सी लिस्ट भी जारी कर दूंगा, सो दैट कि आपको और आसानी हो जाए कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अटैक में विश्वास रखते हैं, और कौन से न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं जो कि कॉन्जुगेट एडिशन में विश्वास रखते हैं। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हैं वो सब कॉन्जुगेट अटैक पे विश्वास रखते हैं। यही हैं, केवल यही दोनों हैं, यही हैं वो दोनों। इन्हीं दोनों को आप याद कर लो, यही डायरेक्ट एडिशन के लिए मरे जाते हैं, और इसकी वजह मैंने रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दी थी। कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसा है, बस आप ये जान लें। अगर आप ये समझ गए तो फिर तो आप सबको समझ गए, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर न्यूक्लियोफाइल जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे और बनने वाले अडक्ट में आप देखिए नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में कितना स्टेबल है। अगर बहुत गजब का स्टेबल है, बहुत जबरदस्त स्टेबल है। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, लेकिन अडक्ट में नेगेटिव चार्ज जबरदस्त स्टेबल है, कमाल स्टेबल है। तो फिर ऐसे में रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगी, ऐसे में वो एडिशन स्टेप इरिवर्सिबल होगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि इनके केसेस में होता है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ना ही ये प्लस, ना ही ये माइनस आई से स्टेबलाइज हो सकते, ना ही ये माइनस आर से स्टेबलाइज हो सकते, ना ही ये माइनस एच से स्टेबलाइज हो सकते, तो ये किसी, और ना ही ये फील्ड इफेक्ट से स्टेबलाइज हो सकते, तो ये किसी से भी अगर स्टेबलाइज नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल पर बहुत बहुत कम स्टेबल है या हाईली अनस्टेबल है। तो फिर जैसे ही ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और जो अडक्ट बनेगा, उस अडक्ट में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो कि इसके रिस्पेक्ट में जबरदस्त स्टेबलाइज्ड है, तो फिर ये स्टेप जो होगा ना, ये जो रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल होगा, और ये ऐसा ही रह जाएगा, और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट को जन्म देगा। समझ गया मेरी बात? ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। इसकी लिस्ट अपन जारी करेंगे। और नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये अपन ने थर्मोडायनेमिक्स किया था, थर्मोडायनेमिक्स। मैंने दोनों प्रोडक्ट्स 1-2 एडिशन प्रोडक्ट और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, आप याद कीजिए, मैंने इस तरह से बनाया था, जहां पर मैंने 1-2 का प्रोडक्ट बनाया था और यहां पर 1-4 का प्रोडक्ट बनाया था। तो 1-2 का प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा मान लीजिए यहां पर ये R है, तो उसमें होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर ही रहा है, अबे न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा ही ना, तो उसमें होगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ OH। तो ये क्या था, 1-2 प्रोडक्ट थे। और अगर 1-4 प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों 1-4 प्रोडक्ट में दरअसल न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड होगा। तो मैंने बता दिया था, मैंने चर्चाएं कर दी थी कि यहाँ पर CC बॉन्ड प्रिजर्व रहेगा और यहाँ पर CO बॉन्ड प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके बनने पर 719 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, जबकि इनके बनने पर केवल 620 किलो जूल, या फिर उल्टा होता है, उल्टा, ये 619 है और वो 720 है, ये 619 है और ये 720 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे में कौन सा बॉन्ड बनना चाहेगा? थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? थर्मोडायनेमिक्स कहती है वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किन में? CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, 1-4 में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो फिर अगर ये बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, जबकि वो बनेगा तो केवल
619 किलो जूल एनर्जी ही रिलीज होगी। तो फिर ऐसे में इस वाले प्रोडक्ट को 101 किलो जूल पर मोल एनर्जी का फायदा है इसके रिस्पेक्ट में। समझ गए आप मेरी बात? मतलब इस वाले प्रोडक्ट को 101 किलो जूल एनर्जी का फायदा मिलता है, मतलब इतनी एनर्जी और रिलीज होती है इसके एडिशन में। अगर ये बने तो केवल इतनी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अगर ये बना तो इतनी एनर्जी और रिलीज हो जाएगी। मतलब ये सिस्टम और ज्यादा स्टेबल है, थर्मोडायनेमिक्स इन्हें फेवर करती है। ये भी मैंने जिक्र कर दिया था, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया था कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सीओ बॉन्ड रहना चाहता है, प्रिजर्व रहना चाहता है सीसी के एवज में। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ये चर्चाएं मैंने कर दी थी, ये पांचों फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे, और इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें किसका रोल होता है? इसमें रोल होता है 1-4 का। 1-4 डोमिनेट करना चाहता है 1-2 पर, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। समझ गए आप मेरी बात? थर्मोडायनेमिक्स 1-4 को फेवर करती है, 1-2 को फेवर नहीं करती। ये अपन ने जिक्र कर लिया था। आज जो अपन जिक्र करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट एडिशन का खेल, वो है कॉन्जुगेट एडिशन का खेल, कॉन्जुगेट एडिशन का। आप समझ गए होंगे, वो सारे फैक्टर्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बस नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल में मैं आपको हार्ड और सॉफ्ट बता चुका हूं, और उसमें भी मैं अभी लिस्ट जारी कर दूंगा कौन से हार्ड हैं और कौन से सॉफ्ट हैं, और हार्ड में भी कौन से वो हार्ड हैं जो डायरेक्ट के लिए जाते हैं, जिसमें वो दो अपन लिख ही चुके, कौन से वो हार्ड हैं जो डायरेक्ट के लिए जाते हैं, और बचे हुए सब कॉन्जुगेट के लिए जाते हैं। ये भी मैं अभी जारी कर दूंगा, आप चिंता ही मत करिए। पहले अपन देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉन्जुगेट एडिशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स, आज पीछे वो पर्दा नहीं लगा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसलिए उसकी वो इमेज आ रही होगी आपको, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्जुगेट एडिशन, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर तो वही है नेचर ऑफ एम। उसमें जो मैंने लिस्ट जारी की थी, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि अगर एम जबरदस्त देने वाला है अपने प्लस एम इफेक्ट से, अगर एम इस तरह का ग्रुप है जो अपने प्लस एम इफेक्ट से खूब डोनेटिंग, जिसमें कौन आते हैं, जिसमें NR2 टाइप के आते हैं, इनके पास लोन पेयर होता है, और ये कार्बोनिल कार्बन को जबरदस्त देते हैं, और उससे क्या होगा, उससे कार्बोनिल कार्बन रिलेटिवली उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा जितना कि क्लोराइड में होता था, जितना कि एल्डिहाइड में होता था, जितना कि कीटोन्स में होता था। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में अगर ये देने वाले हैं तो कार्बोनिल कार्बन उतना डेफिशिएंट नहीं है। फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्योंकि कार्बोनिल कार्बन उतना डेफिशिएंट नहीं है, तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी इंटेंसिटी बेहद कम है, तो न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन जो होगी वो बेहद कम होगी, बेहद लो मैग्नीट्यूड की होगी, कम मैग्नीट्यूड की होगी, स्मॉलर मैग्नीट्यूड की होगी, तो अट्रैक्शन उतने कमाल के नहीं होंगे। तो फिर ऐसे न्यूक्लियोफाइल मरा नहीं जाएगा, न्यूक्लियोफाइल देखते ही पागल नहीं हो जाएगा उसके लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब यहां पर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी अगर बगल वाला एम वाला जबरदस्त देने वाला है, जैसा कि अमाइड में होता है या फिर एस्टर में होता है। तो फिर ऐसे में यहां पर पॉजिटिव चार्ज बेहद कम है, तो फिर अट्रैक्शंस भी बहुत कम होंगी। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही कार्बोनिल सेंटर को देखा और कूद पड़ा, ऐसा नहीं होगा। तो रिएक्शंस फास्ट नहीं होंगे, रिएक्शन तेजी से नहीं होंगे, और अगर रिएक्शन तेजी से नहीं हुए, शॉर्ट रिएक्शन टाइम नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, लॉन्ग रिएक्शन टाइम हुआ, और रिएक्शन काइनेटिक कंट्रोल में ना रहकर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में जाने की कोशिश करेगा, थर्मोडायनेमिक्स में जाएगा, लॉन्ग रिएक्शन टाइम, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, हाई टेम्परेचर। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में एम का नेचर बहुत कुछ डिसाइड कराता है। ये हो गए एमाइड्स में ये होगा, ये भी जबरदस्त देते हैं, और OR ये हो गए एस्टर, और एस्टर में भी क्या होंगे, ये भी अपने प्लस एम से देंगे। तो फिर कार्बोनिल कार्बन रिलेटिवली उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, पागल नहीं है, मतलब मरा नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉनों के लिए। समझ गए आप मेरी बात? उसको वो मतलब अकाल नहीं पड़ गया उस पर इलेक्ट्रॉनों का। ऐसा नहीं है कि उसने कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देखे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि एसिड क्लोराइड्स में होता है या फिर एल्डिहाइड्स में होता है, वहां पर तो क्या होता है, अकाल सा पड़ जाता है, वो तो पागल हो गए होते हैं, उनको तो लगता है कि नहीं यार अब तो मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए किसी भी तरीके से। तो जैसे वो न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तुरंत बुला लेते, उसको खींच लेते हैं, आजा मेरे पास आ। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में ये जो ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल कार्बन सेंटर को उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बनाते, और फिर ऐसे में
न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना पसंद नहीं करता, क्योंकि लास्ट में आप उस वीडियो के लास्ट में देखिएगा मैंने एक चीज और करवाई है। उस वीडियो के लास्ट में मैंने रिएक्शन प्रोफाइल भी करवाई है, रिएक्शन प्रोफाइल मैंने बनवाई है, रिएक्शन प्रोफाइल। और रिएक्शन प्रोफाइल में जब आप ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे ना, मैंने रिएक्शन प्रोफाइल बनाई हुई है, दोनों की ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे ना, तो फिर 1-2 वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये लो एनर्जी की है। जाहिर सी बात है ये लो एनर्जी की होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को यहां से ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी, यहां से अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर यहां से अट्रैक्शन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है ये स्टेबलाइज्ड है एक तरह से, यहां से अट्रैक्शन कम है, तो ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट की बात करेंगे ना, तो दोस्तों इंटरमीडिएट इसके केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। इंटरमीडिएट इसके केस में ये कुछ बनेगा, और इसके केस में इंटरमीडिएट मैंने बनवा रखा है वहां पर यार, मैंने बनवा रखा है, इसके केस में दरअसल इंटरमीडिएट ये बनेगा, और ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। आया आपको समझ में? इसलिए वो चाहे वो हो जाए जल्दी, चाहे ये अट्रैक्शन जल्दी हो जाए, चाहे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी 1-2 के लिए कम हो, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट तो 1-4 वाला ही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। चलिए, ये तो आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी, नहीं देखी होगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले आप पिछले वाली क्लास देखिए, वो जरूरी है, पिछले वाली क्लास देखना जरूरी है भाई, वो क्लास देखिए तभी समझ में आएगा। आया आपको समझ में? अगर इस तरह का हुआ, एमाइड और एस्टर टाइप का हुआ, तो फिर ऐसे में ये फेवर करते हैं क्या 1-4 एडिशन को फेवर करते हैं। ये 1-4 एडिशन को फेवर करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, इसका एक एग्जांपल भी आपको लिखवा देता हूं, आप चिंता ही मत करिए दोस्तों, चिंता ही मत करिए। चलिए एग्जांपल मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, अगर m यहां पर अपने प्लस m से दे रहा है, प्लस m से अगर ये भयंकर देने वाला है, आप जानते हैं प्लस m से तो बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है, प्लस m की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, प्लस m की स्ट्रेंथ प्लस h से ज्यादा होती है, और प्लस h की स्ट्रेंथ प्लस I से ज्यादा होती है। यही चलता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स अपने इफेक्ट, अपनी स्ट्रेंथ इसी सीक्वेंस में दिखाते हैं, और प्लस m से तो जबरदस्त दिया जाता है, कमाल दिया जाता है। और इसी वजह से क्योंकि कार्बोनिल कार्बन सेंटर बेहद कम डेफिशिएंट है, तो 1-4 एडिशंस डोमिनेट करेंगी, 1-4 के प्रोपोर्शंस बढ़ जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो ये वाला खेल था। चलते हैं आगे चलते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपके पास इस तरह का खेल है, आपके पास एल्डिहाइड है और दूसरा आपके पास एमाइड है, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए आपने यहां पे ले लिया ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम ले लिया, और ये है -70 डिग्री से 20 डिग्री 2, यहां पे आप 2 लगा लीजिएगा, ये 2 ही है, ठीक है। और दूसरा आपने वर्कअप ले लिया, वर्कअप पानी से। तो अगर आप इसमें प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, इसमें अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो फिर यहां पर क्या है, यहां पर तो ये क्या लगा सकता है, ये हाइड्रोजन क्या लगा सकता है, केवल अपना प्लस आई लगा सकता है। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये अपना प्लस एम लगाएगा। तो अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो ये ज्यादा डेफिशिएंट है, ये कार्बोनिल कार्बन ज्यादा डेफिशिएंट है, तो यहां पर डायरेक्ट अटैक होंगे, यहां पर न्यूक्लियोफाइल के डायरेक्ट अटैक होंगे। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना दोस्तों, वो ये होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां चर्चा करें ना, अभी मैंने बोला, अभी मैंने समझाया आपको, अभी मैंने कहा, क्योंकि यहां पर ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बेहद कम है, न के बराबर है। तो फिर ऐसे में न्यूक्लियोफाइल कॉन्जुगेट अटैक करना पसंद करता है। बिल्कुल यही रिएक्शन कंडीशन है, सेम यही रिएक्शन कंडीशन है। अगर आप मेजर प्रोडक्ट दोनों के देखेंगे ना, तो दोनों के मेजर प्रोडक्ट बेहद अलग हैं, बेहद अलग। समझ गए आप मेरी बात? आपको आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है 1-2 प्रोडक्ट, ये बन रहा है 1-2 प्रोडक्ट, और इसकी अगर चर्चा करें तो ये बन रहा है 1-4 प्रोडक्ट। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है ये प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है सर? इस एम ग्रुप के नेचर पे, इसके नेचर पे ये क्या है, ये इस कार्बोनिल कार्बन को कितना डेफिशिएंट या रिलेटिवली कितना कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है। आया आपको समझ में?
तो फिर एम का नेचर फिर से डिसाइड कर रहा है, एम का नेचर फिर से डिसाइड कर रहा है कि कॉन्जुगेट होंगे या फिर डायरेक्ट होंगे। आए आपको समझ में? चलते हैं अब आगे। दूसरा फैक्टर क्या है? उसमें दूसरा फैक्टर क्या था? इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स था उसमें दूसरा फैक्टर, लेकिन यहां पर दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो वैसे भी अगर अपन देखें तो बीटा पर न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन बेहद कम था, कार्बोनिल कार्बन पर ज्यादा था क्योंकि वो ऑक्सीजन के बेहद करीब था, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स तो अब कोई दूसरा फैक्टर हो नहीं सकता। अब दूसरा फैक्टर है स्टेरिक क्लैश। अब ये क्या बोला है? स्टेरिक क्लैश एट बीटा कार्बन। मतलब अगर आप कॉन्जुगेट अटैक के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो जो बीटा कार्बन है उस बीटा कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह की है। तो फिर अगर मैं आपसे बात करूं, आप मुझे बताएं, मैं अगर आपसे चर्चा करूं कि मुझे बताओ एक इस तरह का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मैंने ले लिया, एक मैंने इस तरह का ले लिया, इस तरह का ले लिया, और एक और मैंने इस तरह का ले लिया, लेकिन अगर मैं बीटा पर बीटा 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 कौन है? बीटा, ये रही बीटा, ये रही बीटा। बीटा पर अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दूं तो फिर बीटा पर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे मैं कहूं कि बताइए इन तीनों में से किस पर बहुत तेजी से कॉन्जुगेट एडिशन होगा, तो आप कहेंगे सर कॉन्जुगेट एडिशन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो बीटा पर आता है, यहां पर अटैक करता है, और उसका यहां पर आना, यहां पर अटैक करना आसान हो जाएगा अगर यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है या फिर यहां पर बड़े बड़े ग्रुप ना लगे हैं, नहीं लगे हों। अगर बड़े बड़े ग्रुप आप लगा देंगे, जैसे ही आप बीटा पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाने लगेंगे तो फिर न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक करना मुश्किल होता चला जाएगा। तो मतलब अगर मैं इन तीनों की रिएक्टिविटी की बात करूं या फिर इन तीनों के कॉन्जुगेट प्रोडक्ट प्रोपोर्शन की बात करूं, मतलब कौन सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट प्रोडक्ट देगा, किसमें कॉन्जुगेट प्रोडक्ट प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होगा, सर उसमें सबसे ज्यादा होगा जहां पर बीटा पर अटैक फैसिलिटेटेड है, अटैक इजियर है, जिसमें बीटा एक्सेसिबल है। तो इसमें बीटा एक्सेसिबल है, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी बीटा पर अप्रोच मुश्किल होती चली जाएगी और कॉन्जुगेट प्रोडक्ट प्रोपोर्शंस भी कम होते चले जाएंगे। तो फिर सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट किस में मिलेगा? सर इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें अटैक आसान है, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस बीटा पर बेहद कम है। अगर इसकी चर्चा करूं, इस पर तेजी से अटैक होंगे उसके रिस्पेक्ट में। तो आपको देखना पड़ेगा कि बीटा कार्बन हिंडर्ड है या अनहिंडर्ड है। आया आपको समझ में? अगर आप इन सब में बातें होंगी तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। दूसरा फैक्टर है ये चेक करना कि बीटा पर कितनी हिंड्रेंस है, बीटा पर कितनी ब्रांचिंग है। आया आपको समझ में? चलते हैं अब तीसरा और बेहतरीन फैक्टर, ये है आपके सामने, इसको आप देखिए। ये क्या है भाई? ये क्या बला है? इसको अपन अब देखते हैं, इसको अपन अब समझते हैं। तीसरा फैक्टर है और बेहद दिलचस्प है, थर्ड फैक्टर ल्यूमो। ल्यूमो की अब चर्चाएं होंगी, अब चर्चाएं ल्यूमो की होंगी। मैंने आपको बताया था, याद करिए दोस्तों, याद करिए, मैंने आपको बताया था, अरे याद करो, मैंने बताया था, मैं चीख चीख के बता रहा था कि जब भी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर्स होते हैं, जब भी कभी हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो फिर ऐसे में रिएक्शन पाथवे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू जाती है। रिएक्शन पाथवे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं। जब भी कभी हार्ड सेंटर्स होते हैं, हार्ड सेंटर्स के बीच में या चार्ज्ड सेंटर्स होते हैं, तो वहां पर रिएक्शंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डोमिनेशन होता है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि मैंने बताया था ये तो सॉफ्ट है, तो जैसे ही सॉफ्ट सेंटर्स आएंगे ना, तो वहां पर ऑर्बिटल ओवरलैप फैक्टर आ जाएगा। ऑर्बिटल ओवरलैप फैक्टर रिएक्शन पाथवे को कंट्रोल करने लगेगा। मैंने बताया था, मैं चीख चीख के बोला था,
जब भी कभी, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ये हार्ड सेंटर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज बेहद ज्यादा है, तो फिर ऐसे में न्यूक्लियोफाइल और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगी, ये रिएक्शंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चलेंगे। और यहां पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेहद कम है, और अगर मैं देखूं तो दोस्तों यहां पर ल्यूमो का इस बीटा सेंटर पे ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका बड़ा लोब इस बीटा कार्बन पर है। तो फिर ऐसे में ये सॉफ्ट भी है, और अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आए तो फिर ऐसे में ये रिएक्शंस, ये रिएक्टिविटी दरअसल ऑर्बिटल ओवरलैप फैक्टर से चलेगी, ऑर्बिटल ओवरलैप कंट्रोल होगा यहां पर। तो फिर ऐसे में अब अपन चलते हैं, यही देखेंगे कि ल्यूमो जो है ना, ल्यूमो उसका क्या रोल है, ल्यूमो क्या कहता है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया तो न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर ऑर्बिटल लाएगा, लोन पेयर ऑर्बिटल पक्का लेकर आएगा, और ये लोन पेयर ऑर्बिटल किसी के साथ ओवरलैप तो करेगा ना भाई, तो वो ओवरलैप किसके साथ करना पसंद करेगा सर, वो ओवरलैप कहां करे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, ठीक है, तो इसके पास दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं, इसके पास मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और यहां पर ये वाला डबल बॉन्ड है, समझ गया आप मेरी बात। यहां पर ये R ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके पास तो दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये हो गया और एक कार्बोनिल कार्बन हो गया। तो फिर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो अपने उस लोन पेयर ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाएगा ना भाई, ओवरलैप करवाएगा ना, वो अपने उस इलेक्ट्रॉन पेयर को डालेगा ना, इस डेफिशिएंट ऑर्बिटल में डालेगा ना अपने इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। कहां डाले, जहां पर इस ल्यूमो का कोफिशिएंट, जहां पर इस ल्यूमो का, जैसे इसका भी लोब है, न्यूक्लियोफाइल का लोब है, लोन पेयर ऑर्बिटल है, इसका एक लोब है, लोब, ठीक है, इसका एक लोब है। न्यूक्लियोफाइल आया, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल का लोब है, लोब, और वो लोब ओवरलैप करेगा इस ल्यूमो के साथ। तो कहां पर ओवरलैप करेगा, ल्यूमो तो सबके ऊपर फैला हुआ है, सबके ऊपर पड़ा हुआ है ल्यूमो। अरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो यही कहती है ना यार। मान लो अगर आपके पास एक्रोइलिन है, मान लीजिए एक्रोइलिन है आपके पास, एक्रोइलिन, मान लीजिए इस तरह का एक्रोइलिन है आपके पास सिस्टम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये पड़ा है एक्रोइलिन, जो भी इसका नाम है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आया, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल न्यूक्लियोफाइल के पास है, उसका एक लोब है और वो लोब ओवरलैप करवाएगा इसके साथ। तो ये क्या हो गया, ये तो होमो हो गया, न्यूक्लियोफाइल तो अपने होमो से देंगे और इलेक्ट्रोफाइल अपने ल्यूमो में लेगा। तो इसमें जो ल्यूमो है वो ल्यूमो पूरा डीलोकलाइज होगा, पूरा डीलोकलाइज है, वो तो पूरा एकदम पूरे सेंटर पे पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 3-4 सेंटर्स, 3-4 एटम्स पे पड़ा हुआ है, डीलोकलाइज्ड ल्यूमो है। तो फिर ओवरलैप कहां करेगा, किस सेंटर पे, किस एटम पे जाके बॉन्ड बनाएगा, किसके ज्यादा नजदीक रहेगा सर, ल्यूमो का जिस एटम पर लोब बड़ा होगा ना, उस एटम पर ओवरलैप बेहतरीन कर पाएगा ये न्यूक्लियोफाइल, और उसी एटम के साथ जुड़ना पसंद करेगा। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है ल्यूमो का लोब किस कार्बन एटम पर बड़ा है, मतलब ल्यूमो का जो कोफिशिएंट है ना वो किस कार्बन एटम पर सबसे बड़ा है, या फिर ल्यूमो किस कार्बन एटम पर सेंटर्ड है। समझ गए आप मेरी बात। और अब जब भी आप ल्यूमो बनाएंगे, एक्रोइलिन का अगर आप ल्यूमो बनाएं तो फिर एक्रोइलिन में क्या है, अरे एक्रोइलिन ऐसा ही होता है यार, ये एक्रोइलिन ही है, ठीक है। तो फिर ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, आप चारों इलेक्ट्रॉन भरिए, 4 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4, ये क्या होगा, ये हो गया होमो। अरे सारे एक फेज में, सारे सेम फेज में, तो लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इससे थोड़ा सा ऊपर हो गया क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक नोड है, हाई एनर्जी हो गया इससे, और इसमें 2 नोड हैं, ऊपर वाले में 2 नोड हैं, एक नोड ये गया और एक नोड ये गया, 2 नोड हैं, तो ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल हो गया। अब अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये p ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल होता है, और ये p ऑर्बिटल क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस कार्बन एटम पर ल्यूमो का हाईएस्ट कोफिशिएंट है, मतलब किस कार्बन एटम पर लोब ल्यूमो का सबसे बड़ा है, और वो आपको दिख गया होगा इस बीटा पर। बस यही खेल खेलना था। अगर आप
1,4 एडिशन की बात करेंगे ना दोस्तों, तो 1,4 एडिशन में ल्यूमो का लोब आपको देखना पड़ेगा, और ल्यूमो का लोब जो है ना वो बीटा वाले कार्बन सेंटर पे सबसे बड़ा है। तो मतलब ये सबसे बड़ा खाली लोब अवेलेबल करवाएगा न्यूक्लियोफाइल को ओवरलैप करने के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल भी बोलेगा यहां पर लोब छोटा है, तो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा अबे ठीक ठाक लोब तो अवेलेबल करवा ओवरलैप करने के लिए, ओवरलैप ही बहुत बकवास है, तो बॉन्ड क्या बनाऊं। तो यहां पर क्या है, यहां पर लोब बहुत बड़ा है, न्यूक्लियोफाइल कहेगा हाँ भैया सही है, एक बढ़िया सी स्पेस मिली हुई है, बेहतरीन ओवरलैप हो पा रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पा रहा हूं। तो फिर ऐसे में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, तो फिर न्यूक्लियोफाइल पसंद करता है, फेवर करता है ओवरलैप करना, किसके साथ, बीटा कार्बन के साथ, बीटा कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि बीटा कार्बन पर ल्यूमो का लोब बड़ा है, ल्यूमो का हाईएस्ट कॉफिशिएंट है। समझ गए आप मेरी बात समझ गए क्या। तो फिर जब भी कभी आपके पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आएंगे, जैसे मेरे पास आ गया RS नेगेटिव, या फिर मेरे पास आ गया RSE नेगेटिव, या फिर मेरे पास आ गया RSH, या फिर मेरे पास आ गया PR3, या फिर मेरे पास आ गया क्लोराइड, या फिर मेरे पास आ गया ब्रोमाइड। समझ रहे हैं आप मेरी बात। या फिर मेरे पास आ गए स्टेबलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल। ये सब क्या होते हैं, ये सब सॉफ्ट होते हैं। और जब अगर ये सॉफ्ट हैं तो फिर ऐसे में क्या होगा, इनके जो इंटरेक्शन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ, वो ऑर्बिटल ओवरलैप कंट्रोल्ड होंगे। और अगर ऑर्बिटल ओवरलैप कंट्रोल्ड होंगे तो फिर वो बीटा के साथ, क्योंकि बीटा साइट पर ल्यूमो का लोब बड़ा है, तो बीटा साइट पर अटैक करना, बीटा साइट से ओवरलैप करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां से ओवरलैप ज्यादा बेहतर हो पाती है बजाय कार्बोनिल कार्बन के। आया आपको समझ में, आपको मेरी बातें समझ में आई। तो अगर इस तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं तो फिर भैया एल्कीन है, एल्कीन भी सॉफ्ट में ही आती है, एल्कीन सॉफ्ट में आती है। ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं ये ट्राई करते हैं और इनोलेट है, ठीक है। तो ये सब ट्राई करते हैं बीटा कार्बन पर अटैक करना। समझ गए आप मेरी बात, आपको मेरी बातें पल्ले पड़ गई क्या। तो ये तीसरा फैक्टर था, दिस इज द थर्ड फैक्टर, जो कि कहता है क्योंकि ल्यूमो का बड़ा लोब बीटा कार्बन पर है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल जो कि ओवरलैप पसंद करते हैं, जो कि ओवरलैप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ल्यूमो अपना बड़ा लोब बीटा से अवेलेबल करवा पाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बीटा पर अटैक करना पसंद करते हैं। आया आपको समझ में। अब चौथे फैक्टर की बात करते हैं। चौथा फैक्टर क्या है, व्हाट इज फोर्थ फैक्टर आपके सामने लिखता हूं दोस्तों। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यही है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने आपको बता ही दिया। न्यूक्लियोफाइल अब मैं लिख देता हूं, अब मैं दोनों को कैटेगराइज कर देता हूं। कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो 1,2 को पसंद करते हैं, और कौन से हैं जो कि 1,4 को पसंद करते हैं। 1,2 को कौन पसंद करता है, वो न्यूक्लियोफाइल पसंद करते हैं जो कार्बोनिल पर, न्यूक्लियोफाइल दैट ऐड कार्बोनिल इरिवर्सिबली। तो ये क्या है, ये 1,2 को फेवर करते हैं। और वो न्यूक्लियोफाइल दैट ऐड कार्बोनिल रिवर्सिबली, ये क्या है, ये इरिवर्सिबली है। और ये 1,4 को फेवर करते हैं, याद कीजिए पिछली क्लास। अब मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं दोस्तों, कौन कौन से हैं वो जो कार्बोनिल कार्बन पर इरिवर्सिबली जुड़ते हैं। वो हैं RLI, RMGX, ठीक है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इस तरह वाले। अरे इस तरह के, इस पर तो मैंने सवाल भी दे दिया था, इस तरह वाले इस पे तो मैंने सवाल भी दे दिया था। इनकी जो चर्चाएं, इसकी चर्चाएं थोड़ी और अलग सी भी हैं,
इसकी चर्चा तो और भी दिलचस्प है, इसकी चर्चा करूंगा मैं अभी, आप घबराइए मत। अभी तो आप ये देखिए कि नॉर्मली अगर मैं देखूं कार्बोनिल कार्बन पर और बीटा कार्बन पर, तो फिर अगर कार्बोनिल कार्बन पर देखा जाए तो ये क्या है, ये हाइड्राइड सोर्स है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड, दीज आर सोर्स ऑफ हाइड्राइड, सोर्स ऑफ हाइड्राइड। और ये क्या है, ये सोर्स ऑफ आर नेगेटिव है। और मैंने बताया था दोनों ही अनस्टेबलाइज्ड है, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबलाइज्ड है, और दोनों ही ट्राई करते हैं कार्बन पर अटैक करना, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना, और दोनों ही इरिवर्सिबली ऐड होते हैं कार्बोनिल कार्बन पर, और 1,2 प्रोडक्ट देते हैं या 1,2 प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं, मरे जा रहे होते हैं। आया आपको समझ में? यहां पर कौन से हैं वो, अब यहां की कहानी बहुत दिलचस्प है, यहां की तो मजा ही आ जाएगा आपको। कौन से हैं वो न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं जो कार्बोनिल कार्बन पर रिवर्सिबली जुड़ते हैं, रिवर्सिबली जुड़ना पसंद करते हैं, और रिवर्सिबली जुड़ेंगे तो फिर उतनी आसानी से बाहर भी निकल आएंगे, और फिर जब दोबारा जाएंगे तो फिर बीटा कार्बन पर अटैक करना पसंद करेंगे, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, जिसमें C डबल बॉन्ड O बरकरार है, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है CC डबल बॉन्ड के, और ऐसे में मोर स्टेबल 1,4 थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देते हैं। कौन है वो हैं, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, OH नेगेटिव, मैं बहुत दिलचस्प बात लिख रहा हूं, OR नेगेटिव, ओहो, NH2 नेगेटिव, NR2 नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। और मैं बता देता हूं जो अभी मैंने लिखा था, कार्बोक्सिलेट टाइप का, CN नेगेटिव टाइप का, और इनोलेट। ये कौन है? ये वो हैं जो कार्बोनिल कार्बन पर रिवर्सिबली जुड़ना पसंद करते हैं, रिवर्सिबली, और अगर रिवर्सिबली जुड़े तो फिर उतनी आसानी से फिर बाहर आ जाएंगे, और फिर कॉन्जुगेट बीटा साइट पर अटैक करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां से मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिलता है। ये क्या करते हैं, ये पसंद करते हैं सीधे कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना, क्योंकि ये अनस्टेबलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल हैं, और एक बार अगर ये जुड़ गए कार्बोनिल कार्बन पर, तो फिर भैया ये वापस नहीं निकलते, ये इरिवर्सिबली जुड़ जाते हैं, और फिर ये डायरेक्ट 1,2 प्रोडक्ट देते हैं। समझ गए आप मेरी बात? आई आपको मेरी बात समझ में? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट फैक्टर जो है वो मैं आपके सामने और डिस्कस कर देता हूं। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया, ल्यूमो हो गया, और क्या रह गया? हाँ, लास्ट फैक्टर थर्मोडायनेमिक्स, अगेन थर्मो, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, ये तो आप समझते ही हैं। सो ये 4 फैक्टर थे जो कि डोमिनेट कर रहे थे या जो कि कंट्रोल कर रहे थे 1,4 एडिशंस को। अब मैं आपके सामने सोडियम बोरोहाइड्राइड का एक बेहतरीन उसका जो बेहतरीन खेला है वो और आपके सामने रखता हूं। थर्मोडायनेमिक्स किसको फेवर करती है? जाहिर सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स किसको फेवर करती है? थर्मोडायनेमिक्स 1,4 को फेवर करती है, क्योंकि इसमें CO रिटेन है, CO बॉन्ड रिटेन है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? और काइनेटिक्स किसे फेवर करती है? काइनेटिक्स तो उसे फेवर करेगी जो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट देगा, और स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट में किसका रोल है? न्यूक्लियोफाइल पर लोन पेयर है, और कार्बोनिल कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन, जहां पर अट्रैक्शन जबरदस्त है, ट्रांजिशन स्टेट वही स्टेबल है, और इसी वजह से काइनेटिक्स जो होती है वो 1,2 को फेवर करती है। आ गया होगा आपको, क्योंकि ये क्या कर रही है? ये प्रोडक्ट की बात करती है, ये प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की बात करती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करती है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी की बात करती है। आया आपको समझ में? आ गया आपको समझ में? चलिए अब मैं खूबसूरत बात बता देता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड की। दरअसल सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, इसका नेचर बेहद अलग सा है। यहां पर क्या लग रहा है? यहां पर तो लग रहा है भैया डायरेक्ट अटैक करेगा और हर बार 1,2 देगा। लेकिन दोस्तों इसका जो बिहेवियर है ना, इस सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो बिहेवियर है ना, ये केवल इसी पे डिपेंड नहीं करता, ये सामने वाले इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोफाइल का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए मैं एक बेहतरीन डेफिशिएंट सेंटर ले लूं जिसमें अल्फा बीटा, बेहतरीन डेफिशिएंट सेंटर मान लीजिए मैंने ले लिया, ये है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए मैं ले लेता हूं CH3 टाइप का कीटोन ले लेता हूं, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। और तीसरा मैं ले लेता हूं एस्टर, ठीक है, इस तरह का। समझ गए आप मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो नेचर है ना वो तीनों के प्रति अलग अलग है। मतलब अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यहां पर भी, और इथेनॉल है, यहां पर भी यही खेल है और यहां पर भी यही खेल है। अब अगर मैं चर्चा करना चाहूं कि बताइए किसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां पर हम जानते हैं ये भयंकर डेफिशिएंट है, जबरदस्त डेफिशिएंट है, तो तुरंत डायरेक्ट अटैक होंगे। और अगर डायरेक्ट अटैक हुआ तो फिर भैया डायरेक्ट प्रोडक्ट बनना ही पसंद करेगा, हाइड्राइड की डिलीवरी हो जाएगी और 1-2 मेजर बनेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें 1-2 मेजर बनता है, मेजर, ठीक है। लेकिन अगर मैं चर्चा करूं इसकी, तो फिर ऐसे में ये उतना डेफिशिएंट नहीं है, ये उतना कमाल का डेफिशिएंट तो है नहीं, ये तो कमाल का डेफिशिएंट नहीं है। तो फिर ऐसे में बोरोहाइड्राइड कॉन्जुगेट एडिशन करना भी पसंद करता है। मतलब पहले हाइड्राइड यहां से अटैक करे और पहले क्या बनाए, पहले इसको रिड्यूस कर दे, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करे और फिर से अटैक करे, इस पर फिर से अटैक करे और फिर इसको भी रिड्यूस कर डाले। तो यहां पर कंप्लीट रिडक्शन होते हैं, फुल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। इनके केसेस में क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। किनके केसेस में, कीटोन्स के केसेस में, कीटोन्स के केसेस में। लेकिन अगर मैं एस्टर की बात कर लूं, एस्टर की चर्चाएं कर लूं, यहां पर अगर चर्चा कर लूं, तो फिर ऐसे में ये क्या होगा, ये तो देगा सर, ये तो देने के लिए जाना जाता है, तो ये तो डेफिशिएंट है नहीं, तो बेहद कम डेफिशिएंट है, बेहद कम डेफिशिएंट। तो फिर ऐसे में हाइड्राइड यहां से अटैक करना पसंद करेगा, मतलब कॉन्जुगेट करना पसंद करेगा। और कॉन्जुगेट करेगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट करना पसंद करेगा तो ये बनाएगा। और गजब की बात है, अब ये वाला जो सेंटर है ना, ये इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है कि हाइड्राइड यहां पर इस पर फर्दर अटैक कर ले और इसको भी रिड्यूस कर दे, ऐसा नहीं होगा। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर यही नहीं है, मतलब ये जो मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया है ना, ये जो मैंने सिंपल ऐसे लिखा है कि ये वाले जब भी कभी आप इनको देखें तो आप तुरंत डायरेक्ट अटैक करवा दें। इसमें R2CuLi भी है, इसमें ये भी R2CuLi, ये भी कॉन्जुगेट अटैक के लिए जाने जाते हैं। तो ये नहीं है कि डायरेक्ट जैसे आपने इनको देखा और तुरंत आपने अटैक करवा दिया। केवल इन्हीं पर, केवल न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे ही डिपेंड नहीं करता कि वो किस तरह से बिहेव करेगा, सामने सबस्ट्रेट कैसा है, सबस्ट्रेट में जो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हैं उन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज किस तरह की है, उन पर स्टेरिक क्लैशेस किस तरह के हैं, उनमें ल्यूमो का कोफिशिएंट किस तरह का है, ये फैक्टर्स भी इनके अटैकिंग नेचर को डिसाइड करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो वो मैंने इसके जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, यहां पर आप ये समझ गए होंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो दोस्तों ये खेल था, ये पूरा खेल था जो मैं आपके सामने कॉन्जुगेट एडिशन और डायरेक्ट एडिशन का रखना चाह रहा था। यहां पर ये खेल खत्म हुआ। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, आप वो क्वेश्चंस करिएगा। एक सवाल जो पहले भी मैंने आपसे पूछा था और अभी भी वो बरकरार है, किसी ने मुझे उसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, खैर कुछ लोगों ने जो कमेंट किए हैं वो बिल्कुल सही है। मैंने आपसे पूछा था क्या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट हो सकता है क्या, या फिर क्या काइनेटिक प्रोडक्ट ही थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो सकते हैं? तो दोस्तों उसका आंसर यस है, बिल्कुल यस है। अब मैं उसी की चर्चा करूंगा, उसी पर वीडियो बनाऊंगा, उसी पर अपन देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। खैर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेरी एक वीडियो आप याद करिए जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डाईईन में, ब्यूटाडाईईन में मैंने एडिशन करवाया था, याद करिएगा। मैंने एडिशन इस पे करवाया था और मैंने वहीं से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वहीं से मैंने आपको बताया था कि ये भी 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ये भी 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, कॉन्जुगेट 1-2, इसमें भी 1-2 एडिशन भी हो सकते हैं और 1-4 भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया भी था, जहां पर मैंने आपको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बताया था। ठीक वैसे ही वहीं पर
उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट। क्या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट भी काइनेटिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, या फिर क्या काइनेटिक प्रोडक्ट ही थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो सकता है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। जुड़े रहिए, जमे रहिए दोस्तों। और आज आईआईटी जैम का एग्जाम है। आईआईटी जैम वालों, मैंने पहले भी जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आप सबके लिए अवेलेबल थे। जरूर आपने उनसे प्रैक्टिस की होगी, पीवाईक्यूज ने आपकी बहुत हेल्प की होगी, मेरे थ्योरी सेशंस ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और आप बेहतरीन करेंगे ये मुझे पता है, मुझे विश्वास है। आपने जो भी नॉलेज लिया है, जो भी आपने दिन रात पढ़ के नॉलेज लिया है, वो आपको हेल्प जरूर करेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन जरूर। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अगले क्लास में किसी और कॉन्सेप्ट पे अपन चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जितना भी मैंने पढ़ाया है, मैग्नेटिज्म से लेकर जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है, रिएक्शन मैकेनिज्म, प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं यार, ये मतलब एक बहुत बड़ी कमी है आपकी तरफ से। जो कंटेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, शायद ये आपको बहुत सी बुक्स पढ़ने के बाद मिले, तो प्लीज उतना समय आपके पास नहीं है, तो इस ज्ञान को जो कि सहज आपको मिल गया है, प्लीज इसे शेयर जरूर करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है, शेयर इट। बाय बाय, टेक केयर।